हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लेंगे। आइए आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम और पोषण को पढ़ने वाले हैं। और आज जो हमारा है लेक्चर नंबर 6 या 9 यानी कि पार्ट नंबर 9 है। ठीक है, इससे पहले आज हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर की पूरी अच्छी तरह से क्या करेंगे, समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और इसे अच्छी तरह से समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि हम लोग आज इस पार्ट में इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से क्या करें, समाप्त कर सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, और अपने एक मित्र के पास शेयर जरूर करना। ठीक है, आइए क्या समझने की प्रयास करते हैं। देखिए हम लोग कल कहाँ तक देख रहे थे, छोटी आंत के बारे में देखे थे। क्या देखे थे, छोटी आंत के बारे में कुछ जानकारी देखे हुए थे। ठीक है, और आज हम लोग क्या करेंगे, उसे आगे देखने की प्रयास करेंगे। हम लोग देखे थे कि जो छोटी आंत की लंबाई होती है शाकाहारी जंतुओं में अधिक होती है, यानी कि लंबी होती है, और जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें छोटी होते हैं। क्योंकि जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें जो सेल्यूलोज होता है, जो हरा पौधा होता है ना, हरे साग सब्जी हम लोग खाते हैं, तो साग सब्जियों में हमारा एक सेल्यूलोज होता है जिनके पाचन करने में अधिक समय लगता है। इसीलिए जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। क्या देखेंगे, छोटी आंत जो है ना, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं, छोटी आंत को 3 भाग होते हैं। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये पतली वाला जो नली दिखाई दे रहा है ना, यही हमारा छोटी आंत होता है। क्या होता है, ये हमारा छोटी आंत होता है। इसकी लंबाई हम लोग कितना देखे थे, 6 मीटर देखे थे, और चौड़ाई कितना मीटर, तो 2.5 मीटर इसका चौड़ाई देखे थे। ठीक है, तो क्या होता है, जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई 3 होते हैं, सॉरी इनके 3 भाग होते हैं। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम होता है। छोटे आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम होता है। ठीक है, ये तो देख लिए कि जो छोटी आंत की लंबाई तो 3 भाग होते हैं, सॉरी इसके 3 भाग होते हैं, उनको देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम को बारी बारी से क्या करेंगे, देखने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग को ग्रहणी को समझ लेने की प्रयास करते हैं। देखिए ग्रहणी होता क्या है ग्रहणी, ग्रहणी का मतलब है, ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। ग्रहणी क्या है, तो ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। ठीक है, ग्रहणी हमारा क्या होता है, छोटी आंत, छोटी आंत की सबसे पहला भाग होता है। क्या होता है, ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है जो अमाशय के ठीक बाद पाइलोरिक भाग से, हम लोग अमाशय के 3 भाग देखे थे। क्या देखे थे, और जो सबसे उसका नीचे वाला भाग होता है वो क्या था, पाइलोरिक था। और उनके बाद कौन शुरू होता है, तो उनके बाद छोटी आंत के जो ग्रहणी भाग होते हैं वह शुरू होता है। तो हम लोग क्या देख लिए, ग्रहणी देख लिए, क्योंकि ग्रहणी जो हमारा होता है अमाशय के पाइलोरिक भाग से शुरू होता है, और यह ग्रहणी जो हमारा है छोटी आंत का पहला भाग है। दूसरा हमारा है जेजुनम, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है जेजुनम। जेजुनम क्या होता है, जो जेजुनम, ठीक है, जो जेजुनम होता है ना, छोटी आंत का मध्य भाग होता है। जो हमारा जेजुनम होता है वह छोटी आंत का मध्य भाग। कहने का मतलब हुआ कि मान के लिए कि हमारा क्या हो गई, छोटी आंत हो गई, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, हमारा ग्रहणी हो गई, सॉरी क्या हो गई, ग्रहणी हो गई। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, जो बीच वाला भाग है ना, जो छोटी आंत की जो बीच वाला भाग होता है वो हमारा क्या होता है, तो वह हमारा होता है जेजुनम। छोटी आंत का जो मध्य भाग होता है, जो बीच का भाग होता है वह क्या कहलाता है, तो वह जेजुनम कहलाता है। ठीक है, और हमारा जो तीसरा है वह हमारा है इलियम। तीसरा हमारा क्या है, इलियम है। इलियम क्या कहता है कि छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। क्या होता है, छोटी आंत का अधिकांश भाग हमारा क्या होता है, तो इलियम होते हैं। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। होता है क्या है कि जो इलियम होता है, छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है, और इस भाग में क्या होता है, यानी कि छोटी आंत के इलियम में क्या होता है, जो भोजन का पाचन अंतिम रूप से पूर्ण होता है। मुख्य रूप से क्या होता है, अंतिम रूप से पूर्ण किसमें होता है, अंतिम रूप से भोजन का पाचन किसमें समाप्त होता है, तो इलियम में होता है। इलियम हमारा क्या है, तो छोटी आंत का अधिकांश भाग है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आगे क्या लिखा गया है,
पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इसी भाग में होता है। अब क्या होता है, पूरा भोजन में तो पच गया, क्या होता है, पूरा भोजन में पच गया, और उनमें जो मतलब कि जो मुख्य तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनका तो अवशोषण करना होगा ना, तो उनके अवशोषण का भी किस में होता है, तो छोटी आंत के इलियम में होता है। क्या होता है, छोटी आंत के इलियम में होता है। आप मुख्य रूप से कह सकते हैं, ठीक है, कि जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत के जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग, सबसे मुख्य भाग जो है वह हमारा इलियम है। कौन है, इलियम है। छोटी आंत का सबसे इम्पोर्टेंट भाग, सबसे मुख्य भाग कौन है, तो इलियम है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है, ऐसा हम आशा करते हैं। आगे लिखा गया है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, अग्नाशय रस तथा आंत रस के द्वारा होता है। कहने का मतलब मान के चलिए कि भोजन तो हम लोग ग्रहण किए, ठीक है, भोजन अब ग्रास नली आमाशय से होते हुए कहाँ पर पहुँच गया, हमारा छोटी आंत में पहुँच गया। तो फिर छोटी आंत में भोजन के पाचन करने के लिए कोई ना कोई होगा ना, जो उस भोजन को क्या करेगा, पचाने की प्रयास करेगा। तो किसके द्वारा भोजन पचता है, तो पित्त हमारा होता है, पित्त के द्वारा भोजन का पाचन होता है। अग्नाशयी रस होता है, जिनके द्वारा भोजन का पाचन होता है, तथा आंत रस होता है, जिनके द्वारा क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। कहने का मतलब हुआ है कि पित्त रस, अग्नाशयी रस तथा आंत रस तीनों मिलकर क्या करते हैं, भोजन का पाचन करता है। यहाँ तक हो गया। आगे क्या लिखे गए हैं कि यकृत अग्नाशय तथा आंत की ग्रंथियों से स्रावित होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा पित्त होता है ना, कहाँ स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। पित्त कहाँ स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है, ठीक है। और जो हमारा अग्नाशय रस कहाँ स्रावित होता है, अग्नाशय से। जो आंत रस कहाँ स्रावित होता है, तो आंत की ग्रंथियों से स्रावित होता है। कोई आपसे पूछे कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है, पित्ताशय से, सॉरी यकृत से। क्या होता है, कहाँ से, तो यकृत से। अग्नाशय रस कहाँ स्रावित होता है, अग्नाशय से। आंत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो आंत की ग्रंथियों से स्रावित होता है। यहाँ तक तो हो गया। हम लोग क्या कि यहाँ तक जो हमारा छोटी आंत था, छोटी आंत को पूरी अच्छी तरह से देख लिए। क्या करें हम लोग, छोटी आंत को पूरी अच्छी तरह से देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे यानी कि यकृत को पढ़ने की, समझने की प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग यकृत को भी समझने की प्रयास करते हैं। यकृत, देखिए यकृत को अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यकृत को अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं। देखिए यकृत को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं। कहीं कहीं से जिगर भी बोला जाता है, और कलेजा भी किसे बोला जाता है, तो यकृत को बोला जाता है। यकृत के कितने नाम है, यकृत हो गया, दूसरा का लीवर हो गया, तीसरा का जिगर हो गया, और चौथा हमारा कलेजा हो गया। किसका नाम है, तो सभी यकृत का नाम है। लगभग यकृत का 4-5 नाम होते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे कि कलेजा किसको बोलते हैं, ओ यकृत का बोलते हैं। जिगर किसे बोलते हैं, यकृत का बोलते हैं। इसका मतलब यकृत का ही ये नाम है हमारा, ठीक है। ये क्या लिख ली, क्या क्या नाम है, लिख लीजिए यहाँ पर। यकृत का नाम क्या है, जिगर, क्या है, जिगर, कलेजा। जिगर कलेजा किसे बोलते हैं, तो यकृत को ही जिगर बोलते हैं और कलेजा बोलते हैं। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गई यकृत। क्या हो गई, यकृत यानी कि लीवर हो गई, ठीक है। जैसे हम लोग कलेजा बोलते हैं, ठीक है, वही ये हमारा हो गई, ठीक है। आगे क्या लिखा गया है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, जो हमारा यकृत है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत हमारा क्या है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे है कि जिसका भार करीब 114 यानी कि 1400 किलोग्राम या 1500 किलोग्राम होता है। यानी कि यकृत का वजन कितना होता है, 1400 किलोग्राम या 1500 किलोग्राम। तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपका होता क्या कहें, कहीं ऑप्शन में देता है कि 1400 1.4 kg, और कहीं बताएगा 1.5 kg। तो यदि देखिए ऑप्शन देगा ना, तो कभी तो ये वाला ऑप्शन देगा, और ना तो कभी ये वाला ऑप्शन देगा। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है ताकि दोनों ऑप्शन एक साथ दे दिया हो। ज़्यादातर देखा जाता है कि ऑप्शन में 1.4 kg ही देता है। पूछा जाएगा कि यकृत का वजन कितना होता है, तो 1.4 kg। यदि 1.4 kg न दिया हो तो 1.5 kg भी हम लोग लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे है कि उदर गुहा के दाहिने भाग में अवस्थित होता है। क्या होता है, यानी कि जो हमारा यकृत होता है उदर गुहा के दाहिने भाग, ये हमारा दाहिना भाग गया, और इसके इस भाग में अवस्थित होता है, यानी कि दाहिने भाग में अवस्थित होता है। इसे फिर से एक बार जान लेते हैं कि
यकृत हमारा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका भार करीब 1.4 kg या 1.5 kg होता है। यह हमारा उदर गुहा के दाहिने भाग में अवस्थित होती है। यहाँ तक देख लिए। आगे क्या लिखा गया है कि यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। स्रावित पित्त का संचयन पित्ताशय नामक छोटी सी थैली में होती है। अब होता है कि हम लोग आगे क्या देखे थे कि जो पित्त का स्राव होता है यकृत से होता है। कहाँ से होता है? पित्त का स्राव यकृत से होता है। तो फिर यकृत की कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? पित्त का स्राव होता है। क्या होता है? यकृत के कोशिकाओं के द्वारा पित्त का स्राव होता है। अब तो माने कि पित्त तो बन गया, तो फिर पित्त को एकत्रित रहने के लिए कोई ना कोई स्थान होगा जहाँ पे पित्त को रखा जाएगा। क्या होगा? पित्त को रखा जाएगा। तो पित्त को इकट्ठा करने के लिए, संचय करने के लिए या रखने के लिए जो स्थान होता है, जो थैली होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। जो कि ये हमारा क्या हो गई? ये हमारा पित्ताशय की थैली हो गई। क्या हो गई? पित्ताशय की थैली हो गई। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। स्रावित पित्त का संचय एक पित्ताशय नामक छोटी सी थैली में होती है। आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा पित्ताशय होते हैं क्या होता है? बहुत छोटा सा एक थैली होता है जो कि हरा कलर का होता है। तो उनको भी देखेंगे। आगे यहाँ तक देख लिए। आगे क्या लिखा गया है? हम लोग यदि आपके कई बार प्रश्न पूछा गया है, क्या होता है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। क्या? कई बार प्रश्न पूछा क्या गया है कि पित्त हमारा क्या है? पित्त क्या है? इनके दो कार्यों को लिखें। क्या है? पित्त क्या है? इनके दो कार्यों के लिए। तो हम लोगों को यह जान लेना जरूरी होता है आखिरकार पित्त क्या है। क्या है कि पित्त क्या है, उनको जान लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि पित्त एक गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव्य है। पित्त क्या है? पित्त हरा एवं गाढ़ा रंग का क्षारीय द्रव्य है। पित्त क्या है? तो पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव्य है। आप लोग कभी कभी नाम सुनोगे कि जब आप लोग सुने कभी मांस खाते होंगे, कितने भी व्यक्ति होंगे जो कि मांस खाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि आप कहीं पे मुर्गी के दुकान पर जाएंगे, मुर्गी का मांस लेने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है नू कि कोई व्यक्ति बोलते हैं कि भैया जो पितवा है नू इसे बहुत अच्छे से निकालना, नहीं तो ये फूटेगा नो और इसमें पूरे मांस मिलेगा तो पूरे मांस का ही स्वाद खत्म कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि यह क्षारीय द्रव्य है और क्षारीय जब होता है तो नुनगार लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पितवा को अच्छे तरह से निकालना ताकि हमारे पूरी मिठवा खराब ना हो जाए। ठीक है, और होता क्या आगे क्या है कि इसमें कई एंजाइम नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, कोई एंजाइम नहीं होते। पित्त में क्या होता है, कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं। इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अच्छा इधर पित्त के बारे में देख लिए और इनके दो कार्य हैं, दो कार्यों को आगे देखने की प्रयास करेंगे। पहले से रिवाइज कर लेते हैं। छोटी आंत के 3 भाग, पहला ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। अब की ग्रहणी क्या है? ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद से शुरू होता है। ग्रहणी क्या है? अमाशय छोटी आंत की पहली भाग है जो अमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। दूसरा हमारा है जेजुनम। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है, यानी कि बीच वाला भाग है। तीसरा हमारा इलियम। इलियम जो हमारा है छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इलियम में क्या होता है? छोटी आंत का अधिकांश भाग होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। और इलियम में क्या होता है? भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इसी भाग में होता है। और जो पचे हुए भोजन, जब जो भोजन होता है पच गया होता है, उनका अवशोषण भी छोटी आंत के इलियम में ही होता है। ये देख लिए। आगे क्या लिखे थे कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, अग्नाशय रस तथा आंत रस के द्वारा होता है। जो कि पित्त हमारा यकृत से स्रावित होता है, अग्नाशय रस अग्नाशय से स्रावित होता है, आंत रस हमारा आंत की ग्रंथियों से स्रावित होता है। यकृत में कहते यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका भार करीब 1.4 kg या 1.5 kg होता है। ठीक है, यह उदर गुहा से दाहिने भाग में अवस्थित होती है। उदर गुहा के दाहिने भाग में अवस्थित होती है।
ये हो गया। अरे कि यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय नामक थैली में होती है। यकृत से जब पित्त निकलता है, पित्त स्रावित होता है, तो उसका संचयन या उसका इकट्ठा कहाँ पर किया जाता है, तो पित्ताशय नामक थैली में किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पित्त क्या है, इनके दो कार्यों को लिखे। तो हम लोग पित्त क्या में देखे थे कि पित्त एक गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है, इसमें कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं। और पित्त के दो कार्यों को आगे देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे पित्त के कार्य क्या देखे थे हम लोग, पित्त को देख लिए। अब देखेंगे आप पित्त के कार्य। मान चलिए कि हम लोग देखे थे कि पित्त क्या और इसके दो कार्यों को लिखे, तो देखेंगे पित्त के दो कार्य निम्नलिखित हैं। क्या है, तो लिखेंगे पित्त के दो कार्य निम्नलिखित हैं। पहला में क्या लिखेंगे, पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम को क्षारीय बना देता है। क्या था, हम लोग जाने थे कि अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन का क्या करता है, अम्ल मिलाता है और क्या करता है कि जो जीवाणु नाशक की तरह कार्य करता है और जीवाणु को नष्ट करता है, आय बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो जब नष्ट करेगा तो जो भोजन जो कायम था वो अभी क्या हो गया, वो अभी तो अम्लीय हो गया। तो वह कहाँ पाएगा, वो आएगा छोटी आंत में। क्या होता है, छोटी आंत में। जब छोटी आंत में आता है तो जो पित्त क्या करता है, पित्त तो क्षारीय है, तो अम्ल और जब क्षार मिल जाते क्या बनाता है, लवण बनाता है। कहने का मतलब हुआ कि जो अमाशय से आए अम्लीय कायम को क्षारीय बना देता है। पित्त क्या करता है, अमाशय से आए अम्लीय कायम को क्षारीय बना देते हैं ताकि अग्नाशयी रस का एंजाइम उस पर कार्य कर सके, क्योंकि उस पर अग्नाशयी रस का जो एंजाइम होता है उस पर कार्य कर सके और उसे अच्छे तरीके से पचा सके। इसलिए क्या होता है, जो पित्त होता है कायम को क्षारीय बनाता है, अम्लीय कायम को क्षारीय बनाता है। यहाँ तक देख लिए। दो में क्या लिखेंगे, दो नंबर में लिखेंगे पित्त के लवणों के सहायता से भोजन के वसा का विखंडन एवं पायसीकरण होता है। कहता है कि जो भोजन में वसा जो होता है ना, भोजन में जो वसा होता है उनका पायसीकरण तथा विखंडन मतलब उनका पाचन, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना किनके द्वारा संभव होता है, तो पित्त के द्वारा ही संभव होता है। क्या होता है, पित्त के द्वारा ही भोजन में वसा के पास पायसीकरण तथा विखंडन पित्त के द्वारा ही संभव हो पाता है। ये क्या देख लिए, पित्त के दो कार्य देख लिए। क्या देख लिए, पित्त के दो कार्य देख लिए। अब उनसे क्या देखेंगे, जो हमारा अगला होगा वो होगा अग्नाशय। क्या होगा, अग्नाशय। अग्नाशय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं। क्या होते हैं, अग्नाशय को अंग्रेजी में पेनक्रियाज बोलते हैं। अब अग्नाशय क्या होते हैं, इनको देखने की प्रयास करते हैं। देखिए, आमाशय के ठीक बाद ठीक नीचे तथा ग्राणी को घिरे हुए एक पीले रंग की ग्रंथि होती हैं जो अग्नाशय कहलाती हैं। अग्नाशय क्या है, तो आमाशय के ठीक नीचे होता है तथा ये ग्राणी को घिरे हुए होता है। क्या होता है, ग्राणी को घिरे हुए होता है और यह पीले रंग की ग्रंथि को क्या बोलते हैं, तो अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखा गया है कि अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। हम जान लेते हैं कि अग्नाशय से अग्नाशय रस का स्रावित होता है। क्या होता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस का स्राव होता है। तो अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन होते हैं, इमाइलेज होते हैं, लाइपेज होते हैं, न्यूक्लियेज होते हैं। आपको 2 अंकीय प्रश्न पूछा जाएगा कि अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रिप्सिन लिखेंगे, इमाइलेज लिखेंगे, लाइपेज लिखेंगे, तो न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि इन एंजाइमों का कार्य क्या होता है उनको देखने की प्रयास करेंगे। क्या देखेंगे, इन एंजाइमों का कार्य लिखा गया है कि अग्नाशय रस का एंजाइम भोजन के अवयव पर इस प्रकार क्रिया करते हैं। यानी कि जो अग्नाशय रस के जो एंजाइम होते हैं भोजन के अवयव पर, भोजन में जो कुछ पदार्थ थे उन पदार्थों का पाचन किस प्रकार से करते हैं, उस पर किस प्रकार से क्रिया करते हैं, इनको हम लोग को देखने की प्रयास करते हैं। क्या लिखेंगे, तो लिखा गया है जो इमाइलेज होता है ना वो स्टार्च। देखिए, स्टार्च हम बताते हैं, आप लोग घर में कभी मम्मी, दीदी या भाभी को आटा चालते हुए देखे होंगे, तो जो चलनी होता है ना, चलनी में कुछ खुरदरे पदार्थ होते हैं जो हल्का क्या होते हैं, कठोर होते हैं। जो गेहूं के ऊपर वाला जो छिलका होता है ना वह बच जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग स्टार्च बोलते हैं। जो हमारा स्टार्च होता है ना वह एंजाइम की तरह कार्य करता है, इतने अच्छे से कार्य करता है। यदि हम लोग उस स्टार्च को निकाल देते हैं तो हमारे भोजन की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। और वही जो हमारे साथ रहते हैं जो स्टार्चवा था
जो स्टार्चों में साथ रहते हैं वह क्या करते हैं, भोजन को अच्छे से पाचन करने में सहायता प्रदान करते हैं। अच्छा, मान के चलिए आपको देखे होंगे कि एक प्रकार मतलब कि मैदा के आप लोग नाम सुने होंगे, मैदा का रोटी बना दिया जाए, ठीक है, रोटी बना दिया जाए। उसके बाद क्या होता है कि गेहूं का अब जो होता है गेहूं होता है आटा जिसे बोलते हैं, उनका क्या होना है कि रोटी बना दिया है। तो आप क्या करेंगे, जो गेहूं का जो रोटी होगा ना उसे 8 से 10 भी को खा सकते हैं, लेकिन जो मैदा का होगा, मैदा को आप अधिक से अधिक 3 से 4 रोटी खाएंगे। क्यों? क्योंकि मैदा में क्या होते हैं, जो स्टार्च की मात्रा होती है ना शून्य होती है, यानी कि उसमें स्टार्च की मात्रा होती ही नहीं है। क्योंकि इसीलिए जो मैदा का रोटी होगा उसका पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा, और जो हमारा गेहूं की रोटी है ना उसमें स्टार्च की मात्रा होती है और उसका पाचन अच्छे से हो पाएगा। इसीलिए आप गेहूं की रोटी को अधिक खा पाए और मैदा की रोटी को कम खा पाए, ठीक है। वही हमारा होता है स्टार्च। जो हमारा इमाइलेज होता है स्टार्च एवं ग्लाइकोजन से मिल करके माल्टोज बनाता है। क्या होता है? माल्टोज बनाता है। आप लोग सिंपल याद रखिए, जो इमाइलेज होता है स्टार्च से मिलकर क्या बनाता है, तो माल्टोज बनाता है। ये हो गया। आगे हमारा है कि जो लाइपेज होता है इमलस्कृत वसा, जो लाइपेज होता है इमलस्कृत वसा से मिलकर वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल बनाता है। वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल बनाता है। वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल बनाता है, ठीक है। तीसरा हमारा है कि न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड से मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। जो पेप्टाइड्स होता है पेप्टोन से मिलकर के एमिनो अम्ल बनाता है। पेप्टाइड्स जो होता है पेप्टोन से मिलकर के क्या बनाता है, तो अमीनो अम्ल बनाता है। यहाँ तक तो हो गया। जो कि अग्नाशय रस के जो एंजाइम था वह किस में कार्य करता है, भोजन के अवयव पर कार्य कर रहा था। आगे लिखा गया है कि छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो हम लोग जानते हैं कि छोटी आंत में क्या होती है, पाचन क्रिया पूर्ण होती हैं। इसमें कायम और भी तरल हो जाता है जिसे चाइल कहते हैं। तो हम लोग जाने कि जब कुछ क्रिया होती है, जब कुछ एंजाइम मिलते हैं, तो जो भोजन था किसमें हो गया, कुछ गाढ़े लेई की तरह हो गया, जिसे क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। किसे क्या बोलते थे, कायम बोलते हैं। अब कायम भी और पच गया, कायम को भी और एंजाइम मिलकर उसे और अच्छे से पचा दिया, उसे क्या बोलेंगे, चाइल बोलेंगे। तो कोई पूछेगा कि संपूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है, तो चाइल कहलाता है। संपूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है, तो चाइल कहलाता है। आगे है कि चाइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण, मतलब चाइल तो पच गया और उनमें से जो पोषक तत्व था उनका अवशोषण इलियम के बिलाई के द्वारा होता है। इलियम में एक अंगुली नुमी रचना होती है जिसे बिलाई बोलते हैं। उनके द्वारा क्या होता है, पोषक तत्वों को यानी कि चाइल का अवशोषण होता है, ठीक है। अब है कि इस अवशोषण की प्रक्रिया में पचा भोजन रक्त से मिल करके पूरे शरीर में पहुंच जाता है। क्या होता है, रक्त से मिलकर। अब हुआ क्या कि चाइल तो अच्छे रूप से पच गया और चाइल से जो पोषक तत्व था उनको क्या किया, अवशोषण कर लिया गया बिलाई के द्वारा, इलियम के बिलाई के द्वारा, और इसे पूरे रक्त में मिला दिया। क्या किया गया, पूरे रक्त में मिला दिया गया। और क्या हो गया, पूरे रक्त से जो हमारा पोषक तत्व है पूरे शरीर में पहुंच जाता है और शरीर के लिए कहाँ पे किसका आवश्यकता है जाकर के पूर्ण करता है, और फिर इनसे आगे की और देखने की प्रयास करते हैं। देखेंगे अब आगे हम लोग देखेंगे कि बड़ी आंत क्या है। क्या बड़ी आंत क्या है, तो देखिए बड़ी आंत छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत 2 भाग में बटा होता है। अब होता है क्या है कि हम लोग तो छोटी आंत में तक क्या हुआ, जो भोजन चाइल जो कायम था, कायम से चाइल बन गया। क्या हुआ, कायम से क्या हुआ, भोजन चाइल बन गया। अब जो छोटी आंत था ना, छोटी आंत कहाँ जाकर खुलता है, तो छोटी आंत आहार नल के अगले भाग किसमें, बड़ी आंत में जाकर के खुलता है। जैसे ये हमारा क्या हो गई, ये हमारा छोटी आंत हो गई, और छोटी आंत को ये भाग यहाँ तक हो गई, और ये हमारा क्या हो गई, बड़ी आंत हो गई। तो ये वाला छोटी आंत हो गई यहाँ से, और यहाँ से हमारा क्या हो गई, बड़ी आंत। तो कहने का मतलब हुआ कि छोटी आंत जब होती है ना, यह आहार नल के अगले भाग यानी कि बड़ी आंत में
खुलती हैं। तो ये छोटी आंत हो गई और हमारा बड़ी आंत हो गई, तो ये आकर कहाँ खुली, ये छोटी आंत आकर के बड़ी आंत में खुल गई। ठीक है, ठीक क्या है, बड़ी आंत में खुल गई। आगे क्या लिखा गया है कि बड़ी आंत के 2 भाग में बांटा होता है। जो बड़ी आंत होता है हमारा, बड़ी आंत को 2 भाग में बांटा होता है। अब कौन कौन से भाग होते हैं, पहला हमारा होता है कोलन और दूसरा होता है मलाशय। बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं, पहला कोलन, दूसरा होता है मलाशय, जिसे अंग्रेजी में रेक्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर एक पतली नली होती हैं जो सीकम कहलाती हैं। क्या बोले कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक पतली नली होती है जो सीकम कहलाती है। देखिए, ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ, ये हमारा क्या हो गई, बड़ी आंत हो गई, ये हमारा क्या हो गई, छोटी आंत हो गई। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोड़ने वाली एक पतली नली है। क्या है, एक पतली नली है। यही नलिया हमारा क्या कहलाएगी, तो यही नलिया हमारा सीकम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सीकम कहलाती है। क्या है, सीकम। यहाँ से यहाँ तक जोड़ने वाली जो पतली नली है, ये पतली नली है, इसी नली को क्या बोलते हैं, तो सीकम बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखा गया है सीकम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचना होती है जिसका एक सिरा बंद होता है, अपेंडिक्स कहलाता है। कहने का मतलब हुआ है कि छोटी जो सीकम है ना, उसके एक सिरा पर क्या है, एक अंगुली जैसी रचना होती है। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हमारा सीकम हो गई, और इसके एक छोर पर कहने मतलब इसके एक स्थान से एक अंगुली नुमा रचना इस तरह से निकला हुआ एक ही रचना होती है। ठीक है, जिसका एक सिरा बंद है, कहने मतलब ये वाला सिरा इसका क्या है, मुंह क्या है, बंद है। इसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं, इसे अपेंडिक्स बोलते हैं। आगे हमारा है कि मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है, यह एक अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में क्या है, इस अपेंडिक्स का मनुष्य के आहार नाल में कोई कार्य नहीं होता है, बल्कि जो अपेंडिक्स होता है ये हमारा अवशेषी अंग के रूप में क्या है, अपेंडिक्स जो हमारा क्या है, तो एक अवशेषी अंग है। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि हमारा अपेंडिक्स क्या है, तो एक अवशेषी अंग है। ठीक है, क्या है, एक अवशेषी अंग है। आगे हमारा है कि कोलन। क्या लगता है कि बड़ी आंत हमारे 2 भागों में बटा होती है, पहला कोलन और रेक्टम। ठीक है, अब कोलन को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। क्या होता है, जो हमारा कोलन है, कोलन को 3 भागों में बांट दिया जाता है। लिखा गया है कि कोलन के 3 भाग में विभक्त होता है। जो कोलन है किसमें कितने भागों में विभक्त होता है, 3 भागों में। पहला हमारा है ऊपरीगामी कोलन, दूसरा अनुप्रस्थ कोलन, तीसरा अधोगामी कोलन। कोलन कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में। पहला ऊपरीगामी कोलन, दूसरा अनुप्रस्थ कोलन, तीसरा अधोगामी कोलन होता है। ठीक है, क्या होता है, अधोगामी कोलन होता है। लिखा गया है कि अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है। जो हमारा अधोगामी कोलन है ना, किस में खुलता है, रेक्टम में खुलता है। देखिए, ये वाला जो स्थान है, स्थान यही हमारा, इसे आप लोग मलाशय भी बोल सकते हैं। क्या, मलाशय बोलिए, या अंग्रेजी में इसे रेक्टम बोलिए, रेक्टम, मलाशय बोलिए या रेक्टम बोलिए। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मलाशय या रेक्टम होता है। तो जो अधोगामी कोलन होता है रेक्टम में खुलता है। ये हमारा क्या हो गया, अधोगामी कोलन हो गया। क्या हो गया, अधोगामी कोलन हो गया। और यह किस में खुलता है, रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। और यह सबसे अंत में क्या करता है, मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। और यह हमारा क्या हो गया, मल द्वार हो गया, यानी कि मलाशय हो गया। इस द्वार को मल द्वार बोलते हैं, और इससे होते हुए सबसे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यह हमारा क्या होगा, अधोगामी कोलन हो गया। दूसरा हमारा क्या है, आगे है कि अपचा भोजन इलियम से कोलन से होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। अपचा भोजन क्या हुआ, सबसे पहले इलियम में था, इलियम से क्या हुआ, कोलन में पहुंचा, मतलब कि बड़ी आंत में पहुंचा, बड़ी आंत से कोलन में पहुंचा, और कोलन से होते हुए कहाँ पर आया, मलाशय से आया, और मलाशय से क्या हुआ, मलाशय से होते हुए क्या गया, बाहर निकल गया। क्या है, रेक्टम में पहुंचता है। कहाँ पर पहुंचा, रेक्टम, यानी कि मलाशय में पहुंच गया। अब क्या होता है कि बड़ी आंत में अपचा भोजन अतिरिक्त
जल का अवशोषण होता है, क्या होता है। और बड़ी आंत में क्या होता है, तो बड़ी आंत में जो अपचा जो भोजन होता है, तो अपचा भोजन में कुछ जल बचा हुआ होता है, तो उसी जलवा का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। क्या होता है, अपचा भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण किस में होता है, तो बड़ी आंत में होता है। ठीक है, क्या होता है, तो बड़ी आंत में होता है। आगे हमारा है कि अंत में अपचा भोजन मल के रूप में रेक्टम में संचित रहता है, और जो अपचा भोजन जो कि नहीं पचा हुआ है, जो अवशेष के रूप में बच गया है, वह रेक्टम यानी कि इसी मलाशय में जमा रहता है एवं समय समय पर मल द्वार के रास्ते मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और होता क्या है कि जो अपचा भोजन किसमें संचित रहा, जमा रहा, तो मलाशय में, और समय समय पर क्या किया जाता है कि मल द्वार के रास्ते, मतलब कि इस रास्ते से मल के रूप में अपचा भोजन को शरीर से बाहर निकाल देता है। आप लोगों को क्या होता है, बधाई हो, क्योंकि यह आज हमारा चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हो गया। क्या है, यह हमारा जो चैप्टर था ना, ये समाप्त हो गया। बधाई हो यानी कि कैंग्रुचुलेशन। ये आज हमारे इस चैप्टर को, यानी कि जो जैव प्रक्रम पोषण था, ये हमारा चैप्टर आज समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन एंड आंसर को करेंगे, और इसके आगे चैप्टर यानी कि जैव प्रक्रम में जो श्वसन दिया गया उनको पढ़ने की समझने की प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।